नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 2 जनवरी 2024 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। हमने जो वादा किया वह निभा दिया। हाटी समुदाय को एसटी दर्जा मिलने पर बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम। हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिए जाने संबंधित अधिसूचना जारी होने पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय के साथ किया अपना वादा उन्होंने निभा दिया है। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। जयराम ने कहा कि जो हक 58 साल पहले मिल जाना चाहिए था, उसके लिए आज भी रोड़े अटकाने का प्रयास हुआ। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद भी हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने से रोकने का प्रयास किया गया। एक स्पष्ट निर्देश होने के बाद भी स्पष्टीकरण के नाम पर 5 महीने तक चीजों को अटकाने की कोशिश हुई, जो दुखद है। उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय को यह दर्जा 1968 में ही मिल जाना चाहिए था, जब उत्तराखंड के जौनसार बाबर के जौनसारी समुदाय को यह दर्जा मिला था। क्योंकि हाटी समुदाय और जौनसारी समुदायों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक के साथ ही भौगोलिक समानता भी थी, तब गिरिपार के साथ अन्याय हुआ था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुक्खू सरकार इस कानून को अटकाने, भटकाने और लटकाने के तरीके खोजने में अपनी ऊर्जा खर्च कर रही थी। आखिरकार स्पष्टीकरण के नाम पर इस कानून को लागू करने से रोकने का प्रयास किया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा भी कुछ छात्रों को प्रोविजन सर्टिफिकेट दिया गया। इसके बाद किसी प्रकार के शक की गुंजाइश ही खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी अधिसूचना जारी करने में देरी हुई। सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने में देरी से हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। इसकी भरपाई कौन करेगा? 3 राज्यों को जोड़ने के लिए NH-07 बनेगा 4 लेन। हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड राज्य को जोड़ेगा नया रोड। हिमाचल, हरियाणा व उत्तराखंड को जोड़े वाला NH-07 सिरमौर जिला के लिए बड़ी खबर लेकर आने वाला है। सिरमौर जिला में भी बड़े शहरों व राज्यों की तर्ज पर पहला 4 लेन NH शीघ्र तैयार होगा। इसके लिए सर्वे को लेकर करीब 12 करोड़ रुपए की DPR तैयार हो गई है तथा शीघ्र ही NH प्राधिकरण जिला सिरमौर के 2 औद्योगिक शहरों को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे कालाअंब पावटा साहिब NH-07 को 4 लेन के सर्वे का कार्य शुरू कर देगा। यह 4 लेन का मार्ग करीब 50 किलोमीटर का होगा। इस मार्ग से सीधे तौर पर जहां सिरमौर जिला के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब व पावटा साहिब की हजारों औद्योगिक इकाइयों को सीधा लाभ होगा, वहीं सिरमौर जिला में आने वाले पर्यटकों की आवाजाही में भी इससे इजाफा होगा। हरियाणा को जोड़ने वाले जिला सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब से पावटा के बाता पुल चौक तक फिलहाल 50 किलोमीटर का हिस्सा 4 लेन के दायरे में रखा गया है। यह मार्ग पावटा साहिब के बाता पुल चौक तक रखा गया है। बाता पुल से उत्तराखंड के कुल्हाल तक नेशनल हाईवे 07 के हिस्से को अलग चरण में लिया जा रहा है। नेशनल हाईवे प्राधिकरण ने कालाअंब से पावटा साहिब के बाता पुल तक 4 लेन के कार्य का सर्वे शुरू कर दिया है। इसके लिए बकायदा मध्य प्रदेश के भोपाल की एक सर्वे कंपनी को हायर किया गया है। इस पर करीब 12 करोड़ रुपए की राशि के कंसल्टेंसी टेंडर किए गए हैं। सर्वे के दौरान करीब 50 किलोमीटर के दायरे में कितने आवासीय मकान व व्यावसायिक व दुकानें दायरे में आएंगी, इसकी पूरी लिस्ट तैयार की जाएगी। जिला सिरमौर के उद्योगपतियों में प्रदेश के 2 नामी औद्योगिक क्षेत्र पावटा साहिब व कालाअंब को 4 लेन से जोड़ने की इस योजना को लेकर काफी उत्साह है।
उद्योगों को मिलेगी राहत। सिरमौर जिला के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब व पावटा साहिब में करीब 1,500 से अधिक मध्यम, छोटे व बड़े उद्योग हैं। यहाँ पर देश के विभिन्न राज्यों से उद्योगों के निर्मित सामान व कच्चे माल का आयात निर्यात होता है। उद्योगपतियों में शामिल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष उमेश गर्ग, उपाध्यक्ष दीपेन गर्ग, महासचिव रोहित सूरी, लघु उद्योग भारती कालाअंब चैप्टर के अध्यक्ष विकास बंसल, उद्योगपति रूपेंद्र ठाकुर, मनोज गर्ग, संजय आहूजा, संजय मिढ़ा के अलावा स्टील उद्योग एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी संजय जैन आदि का कहना है कि इससे उद्योगों को काफी राहत मिलेगी। श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर सुविधा। NH-07 के 4 लेन होने से देश के विभिन्न राज्यों से उत्तर भारत की प्रमुख शक्तिपीठ माता बालासुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर के अलावा गुरुद्वारा दशमेश स्थान, पावटा साहिब स्थित गुरुद्वारा साहिब व जिला सिरमौर के श्री रेणुकाजी धार्मिक स्थल के अलावा माता भंगायणी मंदिर हरिपुरधार जैसे धार्मिक स्थलों में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को भी सुविधा मिलेगी। पीडब्ल्यूडी ने केंद्र से मांगे 27 पुल, 100 करोड़ से होगा निर्माण, ग्रामीण विकास मंत्रालय देगा निर्माण की मंजूरी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब पीडब्ल्यूडी ने 100 करोड़ रुपए की नई डिमांड दिल्ली भेजी है। इसमें प्रदेश भर में बनने वाले 27 पुल शामिल हैं। इन पुलों को उन सड़कों पर बनाया जाएगा जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित किया गया है। विभाग केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद पुलों के निर्माण को लेकर आगामी कदम उठाएगा। पीडब्ल्यूडी को मौजूदा वित्तीय वर्ष में पुलों की मंजूरी मिलने की संभावना है। फिलहाल यह फाइल दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय में फंसी है और मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण शुरू होगा। पीडब्ल्यूडी को अब तक पीएमजीएसवाई में करीब 3,100 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। इनमें 422 करोड़ रुपए पहली खेप में प्रदेश को मिले हैं। दूसरी मंजूरी में करीब 2,700 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की मंजूरी पीडब्ल्यूडी को मिली है। इसमें से पहली बार जर्मन तकनीक का भी इस्तेमाल होने जा रहा है। फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक में 666 किलोमीटर सड़कें शामिल हैं, जबकि सीमेंट स्टेबलाइजेशन 556 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होना है, जबकि बाकी सड़कें पुरानी तकनीक से ही बनाई जाएंगी। खास बात यह है कि एफडीआर समेत सीमेंट सड़कों के निर्माण का विभाग ग्लोबल टेंडर कर रहा है और इसमें अनुभव को प्राथमिकता दी गई है। अब विभाग को 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलते हैं तो सड़कों पर पुलों के निर्माण का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा के दौरान हुए नुकसान की भरपाई भी हो सकेगी। पीडब्ल्यूडी मार्च तक इन पुलों की मंजूरी के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा, ताकि लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के लागू होने से पहले ज्यादातर काम शुरू हो सके। प्रदेश में पीएमजीएसवाई में तेज गति से हो रहा काम। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि पीएमजीएसवाई में इस बार 27 पुलों का निर्माण होगा। इस निर्माण को लेकर 100 करोड़ रुपए का बजट केंद्र से मांगा गया है। मंजूरी मिलने के बाद विभाग निर्माण से जुड़ी अन्य औपचारिकताएं पूरी करेगा। अभी तक सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली है और इसे लेकर विभाग ने टेंडर प्रक्रिया भी तेज कर दी है। पीडब्ल्यूडी को 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब काम तीव्र गति से शुरू हो रहा है। मंडी के जलाशय विदेशी परिंदों से गुलजार। प्रदेश में बारिश बर्फबारी न होने से 1 महीना लेट पहुंचे पक्षी। प्रदेश में ठंड बढ़ते ही जलाशयों में विभिन्न प्रजातियों ने विदेशी परिंदों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। इस बार करीब 1 माह देरी मंडी ब्यास नदी सहित अन्य जलाशयों में भी कुछ विदेशी परिंदे पहुंचे हैं।
जो जलाशयों में अटखेलियां करते हुए देखे जा सकते हैं। इस बार विदेशी पक्षियों ने हिमाचल प्रदेश की तरफ प्रस्थान 1 माह बाद देरी से किया है। इसके मुख्य कारण प्रदेश में बारिश व ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी न होना माना जा रहा है। वन विभाग ने विदेशी पक्षियों की सुरक्षा के लिए पैनी नजर रखी हुई है, जिसके लिए विभाग ने जलाशयों के लिए टीम गठित की है। मंडी डीएफओ वासु डोगर का कहना है कि मंडी जिला के जलाशयों में विदेशी परिंदों काफी देरी से पहुंचे हैं। अभी तक 20 से 25 विदेशी परिंदे मंडी ब्यास नदी में अटखेलियां करते हुए देखा जा सकते हैं। नई प्रजाति का कोई विदेशी परिंदा अभी तक नहीं पहुंचा है। पक्षियों की सुरक्षा के लिए टीम गठित कर दी है। अभी नई प्रजाति के पक्षी नहीं पहुंचे। 2 वर्ष पूर्व मंडी ब्यास नदी में इस बार 3 नए विदेशी पक्षियों ने दस्तक की दी थी। नए विदेशी पक्षियों में बार हेडेड गूज, ग्रेलेग और नॉर्थर्न लैपिंग शामिल थे, लेकिन इस बार अभी तक कोई नए विदेशी परिंदों ने दस्तक नहीं दी है। आगामी दिनों में रूडी शेल्डर, साइबेरियन स्टोनचेट, कॉमन सैंड पाइपर, टफ्टेड डक, सिट्रीन वैक्टेल, लिटिल कॉमोरेंट, ग्रेलाग गूज, विस्कर टर्न, ग्रेट कॉर्मोरेंटे रेडवाटर्ड लैपविंग, कॉमन शेल्डक, वुड सैंड पाइपर, ओरिएंटल डार्टर सहित अन्य प्रजातियों के पक्षी मंडी जिला के जलाशयों में पहुंचने की उम्मीद है। सूखे में गुजरा दिसंबर, 85% कम बारिश। प्रदेश में इस बार 38.1% थी सामान्य बारिश की संभावना। प्रदेश में सूखे का संकट लगातार बना हुआ है। दिसंबर महीने में इस साल 85% कम बारिश दर्ज हुई है। बारिश का यह असर प्रदेश के सभी जिलों में देखने को मिला है। सबसे ज्यादा किन्नौर में 99% की कमी आंकी गई है। दिसंबर महीने में महज 5.8% बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि दिसंबर में सामान्य बारिश का आंकड़ा 38.1% था। साल की आखिरी तिमाही में अक्टूबर से दिसंबर तक बारिश में 45% की कमी दर्ज हुई है। तीनों महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो केवल अक्टूबर में ही सामान्य से अधिक बारिश हुई है। अक्टूबर में 25.1 mm बारिश की संभावना थी और इसके मुकाबले 27.3 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। यह आंकड़ा 0.9% अधिक था। अक्टूबर माह में चंबा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन में ज्यादा बारिश हुई। कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में सामान्य बारिश दर्ज की गई, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर में अक्टूबर महीने में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। नवंबर में बारिश में 38% की कम रिकॉर्ड हुई है। नवंबर में 19.7 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान था, लेकिन इसके मुकाबले 12.2% ही बारिश हो पाई। इस दौरान चंबा, कुल्लू, शिमला, मंडी, सिरमौर, लाहौल स्पीति और किन्नौर में कम बारिश दर्ज की गई, जबकि कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर में भरपूर बादल बरसे हैं। प्रदेश का सोलन ही इकलौता ऐसा जिला है जहां नवंबर में सामान्य बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश 1 दिसंबर को डलहौजी में दर्ज हुई थी। इसमें 26 mm बारिश दर्ज हुई है, जबकि 1 दिसंबर को ही लाहौल स्पीति के गोंदला में 1 दिसंबर को 12 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई थी। दिसंबर में कहां कितनी बारिश? जिला बारिश सामान्य अंतर: बिलासपुर 10.3 24.658%, चंबा 11.6 53.278%, हमीरपुर 2.7 26.390%, कांगड़ा 6.2 35.282%, किन्नौर 0.32.499%, कुल्लू 5.4 41.587%,
लाहुल 7.747.984%, मंडी 3.125.788%, शिमला 4.427.084%, सिरमौर 1.129.196%, सोलन 5.332.584%, ऊना 7.320.564%। सीएम ने गवर्नर को दी नए साल की बधाई। राज्यपाल शुक्ल से मिलने पहुंचा प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट कर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह वर्ष प्रदेशवासियों के लिए सुख और समृद्धि लाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल, प्रो चंद्र कुमार, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह, राजेश धर्माणी और यादविंद्र गोमा भी इस अवसर पर साथ थे। उन्होंने भी राज्यपाल को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इससे पहले राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष PS राणा, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त RD धीमान, हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष डा. श्रीकांत बाल्दी और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और प्रमुख लोगों ने राज्यपाल को बधाई दी। राजभवन के सभी सदस्यों और राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों ने राज्यपाल और लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल का अभिनंदन किया और उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। वहीं कांग्रेस संगठन के पदाधिकारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नववर्ष पर मुख्यमंत्री को पेंटिंग भेंट की और नववर्ष की बधाई दी। विकास पर चर्चा। मुख्यमंत्री के OSD गोपाल शर्मा ने सोमवार को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नए साल पर बधाई दी। राज्यपाल ने इस मुलाकात के दौरान नए साल पर आशा व्यक्त की कि वर्ष 2024 सभी के जीवन में समृद्धि, उन्नति और खुशहाली लाएगा। इस मौके पर गोपाल शर्मा ने उनसे प्रदेश की विकासात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। मनाली में कर्ण में पर्यटकों का हैप्पी न्यू ईयर, मेहमानों के लिए खास बना नया साल, होटल रेस्तरां पे। नया साल 2024 देश दुनिया के मेहमानों के लिए तो खास बना ही, पर्यटन नगरी मनाली और मणिकर्ण में पर्यटन कारोबार भी सिर चढ़कर बोला। न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए देश विदेश से दोनों पर्यटन नगरियों में क्षमता से ज्यादा भीड़ उमड़ी। 31 दिसंबर की देर रात तक देश दुनिया के लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। वहीं क्षमता से ज्यादा पर्यटक आने से होटल कारोबारियों के साथ साथ अन्य पर्यटन कारोबारियों के कारोबार में इजाफा हुआ, जिससे कारोबारी खुश नजर आए। वहीं बाजारों में पर्यटकों की भीड़ दिखी। धार्मिक मणिकर्ण घाटी का मणिकर्ण और कसोल के बाजार में पर्यटकों से पैक रहे। पर्यटन नगरी मनाली का माल रोड हजारों सैलानियों से उमड़ा रहा। वहीं मनाली के होटल, रेस्तराओं में न्यू ईयर का जश्न चला। होटल कारोबारियों ने न्यू ईयर पर पर्यटकों को विशेष पैकेज दिए। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग हुई। मनाली माल रोड पर डीजे लगाकर नाचने की व्यवस्था की गई थी। कुल्वी नाटी देश विदेश के सैलानियों को खूब पसंद आई। पर्यटक भी मनाली के माल रोड पर थिरकते हुए नजर आए। होटल एसोसिएशन के अनुसार मनाली में होटल और होमस्टे पैक चल रहे हैं। यहां 1500 होटल और होमस्टे पंजीकृत हैं, जिसमें एक साथ 70,000 पर्यटकों के ठहरने की क्षमता है। लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ सैलानी मनाली की वादियों का आनंद उठाने पहुंचे हैं। लिहाजा मनाली में इस समय हजारों पर्यटक नया साल मनाने आए हैं।
पर्यटन नगरी मनाली के माल रोड के साथ साथ नेहरू कुंड, वशिष्ठ सोलंग नाला सहित आसपास के इलाकों में सैलानी मस्ती करने पहुंचे हैं। वहीं इन क्षेत्रों में जितने भी होटल हैं, वे पैक चल रहे हैं। पर्यटक मनाली के माल रोड सहित आसपास के पर्यटन स्थलों में चहलकदमी कर वादियों का आनंद उठा रहे हैं। बर्फ और मनाली में प्राचीन धरोहरों का पर्यटक दीदार कर रहे हैं। आज से माल रोड में और आएगी रौनक। 2 जनवरी से मनु की नगरी मनाली में विंटर कार्निवाल शुरू हो रहा है। यह 5 दिनों तक चलेगा। वहीं माल रोड के साथ ही कुल्लवी पकवान के स्टॉल भी लगेंगे, जहां पर्यटकों को सिड्डू सहित भल्ले और अन्य व्यंजनों को परोसा जाएगा। देश दुनिया के पर्यटक यहां लगने वाले स्टॉलों में कुल्लवी व्यंजनों का लुत्फ उठाएंगे। विंटर कार्निवाल में सिड्डू सहित अन्य व्यंजनों के स्टॉलों पर पर्यटकों की भीड़ दिखेगी। माल रोड के साथ ही यह स्टॉल लगाए जाते हैं। सर्दी खांसी की जांच करे सीएमओ। प्रदेश में कोविड के मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग के निर्देश। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं में सर्दी, खांसी और इन्फ्लुएंजा, ILI और SARI के मामलों की जांच के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश बीते 10 दिन में कोविड के 2 मामले सामने आने के बाद दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड पर अभ्यास शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने स्वास्थ्य विभाग से कोविड की तैयारियों पर बैठक भी ली है। सोमवार को हुई इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने बताया कि प्रदेश सरकार कोविड से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश के जिला स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड ड्रिल का आयोजन किया जा चुका है, जो कि 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलाया है। मंडी मेडिकल कॉलेज में पहली इंसाकोग लैब स्थापित की जा चुकी है, जो कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। इस लैब में जीनोमिक सीक्वेंसिंग से कोविड के किसी भी वेरिएंट का पता लगाया जा सकता है। प्रदेश में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है। प्रदेश सरकार किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। प्रदेश भर के स्वास्थ्य संस्थानों में 8,234 बेड हैं। इसमें से 1,187 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड आइसोलेशन, 325 ICU और 333 बेड वेंटिलेटर, 4,323 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 9,650 ऑक्सीजन सिलेंडर, 46 प्रेशर स्विंग एडसोर्प्शन प्लांट, 4 तरल मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट शामिल है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि किसी को भी सर्दी, खांसी या बुखार के लक्षण हैं, तो वे नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान में इसकी जांच करवाएं। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां एडवांस में चल रही हैं। इन तैयारियों के मद्देनजर प्रदेश में किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। डलहौजी में ज्यादा बारिश, गोंडला में बर्फबारी। 1 दिसंबर को डलहौजी में 26 mm, RLBBMB में 21.6 और चुवाड़ी में 18 mm बारिश दर्ज की गई थी। 2 दिसंबर को कोठी में 6.8, शिमला में 5.6 mm और केलांग में 5.0 mm बारिश हुई। 5 दिसंबर को काहू में 18.6, कंडाघाट में 16.2, नैनादेवी में 14.2 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी की बात करें तो 1 दिसंबर को गोंडला में 12 सेंटीमीटर, कोकसर में 9.1 और केलांग में 3.1 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। 2 दिसंबर को केलांग में 5 सेंटीमीटर जबकि गोंडला में 4 सेंटीमीटर, 13 दिसंबर को कल्पा में 0.2 सेंटीमीटर और सांगला में 0.1 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। हमारी मस्जिद हमने खो दी है,
श्री राम मंदिर उद्घाटन से पहले सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान वायरल। श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। इस बीच अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इस मुद्दे पर सियासत भी तेज होती जा रही है। अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर उद्घाटन से पहले बयानबाजी की है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ओवैसी अपने कौम के नौजवानों को अपनी मिल्ली हमीयत और ताकत को बरकरार रखने और अपनी मस्जिदों को आबाद रखने की अपील कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूँ, हमारी मस्जिद हमने गवा दी और वहाँ क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? वह आगे कहते हैं कि जहाँ 500 साल हमने बैठकर कुरान-ए-करीम का जिक्र किया हो, आज वह जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि 3-4 और मस्जिदों को लेकर साजिश हो रही है, जिसमें दिल्ली की सुनहरी मस्जिद भी शामिल है। ये जो ताकतें हैं, तुम्हारे दिलों से इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं। ये ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि मिल्ली गिरत को खत्म कर दिया जाए, मिल्ली हमीयत को खत्म कर दिया जाए। वर्षों की मेहनत के बाद हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया है। पेपर लीक मामले की फोरेंसिक जांच पूरी। एसएफएसएल में पिछले सभी डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट तैयार, जांच एजेंसी को भेजी। स्टेट फोरेंसिक लैब में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पेपर लीक मामले से संबंधित मामलों की जांच पूरी कर ली गई है। अब मात्र दिसंबर में भेजे गए एक डॉक्यूमेंट की जांच चल रही है। स्टेट फोरेंसिक लैब में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पेपर लीक मामले से संबंधित मामलों में की JOA-IT व ड्राइंग मास्टर के पोस्ट कोड सहित अन्य पोस्ट कोड के मामलों से संबंधित उपकरणों और डॉक्यूमेंट और प्रतिशत उपकरणों की जांच पूरी कर ली है। स्टेट फोरेंसिक लैब की ओर से पेपर लीक मामले जांच पूरी करके संबंधित जांच एजेंसी को रिपोर्ट भेज दी है। एसएफएसएल से कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से प्राप्त मामलों की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। स्टेट फोरेंसिक लैब में अब मात्र दिसंबर माह में भेजे गए एक डॉक्यूमेंट की जांच चल रही है, जबकि पिछले सारे मामलों की जांच पूरी कर ली गई है। स्टेट फोरेंसिक लैब में 31 दिसंबर तक जांच पूरी करने का लक्ष्य रखा गया था। स्टेट फोरेंसिक लैब में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पेपर लीक मामले से संबंधित मामलों में की JOA-IT पोस्ट कोड सहित अन्य पोस्ट कोड के उपकरणों की जांच पूरी कर ली है। स्टेट फोरेंसिक लैब की ओर से पेपर लीक मामले से जुड़ी जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला धर्मशाला में 11 बार और मंडी में 5 बार भेजे गए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से संबंधित मामलों में डिजिटल उपकरणों व दस्तावेजों की जांच पहले ही पूरी कर ली गई है। धर्मशाला और मंडी की लैब में 5 मामलों की जांच पूरी करके रिपोर्ट जांच एजेंसी को भेज दी गई है। इसके अलावा स्टेट फोरेंसिक लैब जुन्गा में भी डिजिटल उपकरणों और डॉक्यूमेंट की जांच भी पूरी कर ली गई है। उधर स्टेट फोरेंसिक लैब की निदेशक डा मीनाक्षी महाजन का कहना है कि कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले में पिछले सभी डिजिटल उपकरणों और डॉक्यूमेंटों की जांच पूरी कर ली गई है। डा मीनाक्षी महाजन ने बताया कि एसएफएसएल में दिसंबर माह में भेजे गए एक डॉक्यूमेंट की जांच की जा रही है। जुब्बल में आधी रात को आग ने मचाया तांडव, 80 कमरे राख, प्रशासन ने जारी की फौरी राहत। उपमंडल जुब्बल के परौंठी गांव में नए साल के जश्न में उस समय खलल पड़ गया, जब आधी रात को आग लगने से कई मकान स्वाह हो गए। आग लगने से 80 कमरे राख हो गए, जिनमें रह रहे 10 परिवार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं,
जबकि लाखों की संपत्ति नष्ट भी हो गई। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाकर साथ लगते मकानों को बचा लिया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। वहीं एसडीएम जुब्बल राजीव सांख्यान ने मौके पर जाकर राहत कार्यों का जायजा लिया। पीड़ित परिवारों को प्रशासन की ओर से राहत सामग्री वितरित की गई है और प्रभावित परिवारों को प्रशासन की ओर से 15 से 15,000 रुपए की फौरी राहत दी गई है। वहीं प्रशासन की टीम नुकसान का जायजा भी लेने में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग लगने से 10 परिवार प्रभावित हुए हैं, जबकि 3 परिवार बेघर हो गए हैं। अन्य प्रभावित परिवारों के अन्य स्थानों पर भी मकान बने हैं, इसलिए उनको अधिक परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। प्रभावित परिवारों में विनय पांटा, ईश्वर पांटा, देविंदर पांटा, योगेंद्र पांटा, अजय पांटा, वीरेंद्र पांटा, बसंत पांटा, शंकर दास पांटा, अत्तर सिंह पांटा, अनिल पांटा शामिल हैं। आग की लपटें इतनी अधिक भयानक थी कि प्रभावित परिवारों के लोग कुछ भी नहीं बचा पाए। हालांकि इस आगजनी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार आधी रात के बाद करीब 1 बजे सबसे पहले विनय पांटा के लकड़ी के बने मकान में लगी, जिसके बाद अजय पांटा के मकान में लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें इतनी भयानक हो गईं कि कई मकान इसकी जद में आ गए। सभी मकान पुरानी पहाड़ी शैली से लकड़ी के बने हुए थे। इस दौरान लोग भी आग पर काबू पाने का प्रयास करते रहे। कुछ समय बाद प्रशासन की टीम व दमकल वाहन भी मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाया। एसडीएम जुब्बल राजीव सांख्यान ने बताया कि सूचना मिलते ही वह टीम के साथ मौके पर रवाना हो गए थे, जिसके बाद दमकल विभाग के साथ मिलकर राहत कार्य किया। इस दौरान स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर सुबह 7 बजे तक काबू पा लिया गया था और साथ लगते सभी मकानों को बचा लिया गया था। आग बुझाने में लगा 2 लाख लीटर पानी। आग लगने के कुछ समय के अंदर जुब्बल, रोहडू, चिड़काम और कोटखाई से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं, जिसके बाद गांव वालों की मदद से सुबह 7 बजे तक आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया। आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि आग को बुझाने के लिए 8 बार फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में पानी भरना पड़ा। आग पर काबू पाने को 2 लाख लीटर पानी का प्रयोग किया गया। गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को मिला जनजातीय दर्जा, प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना। नव वर्ष के पहले दिन सोमवार को एक अच्छी खबर सामने आई, जब हिमाचल प्रदेश के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय घोषित करने के अधिनियम को हिमाचल सरकार ने प्रदेश में लागू कर दिया। इस अवसर पर शिमला में आज उद्योग मंत्री की उपस्थिति में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों व गिरिपार क्षेत्र के लोगों की मौजूदगी में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की अधिसूचना जारी की। बताया जा रहा है कि गिरिपार हाटी विकास कल्याण मंच के पदाधिकारी और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता बीती रात को ही शिमला पहुंच चुके थे। साल 2023 के अगस्त महीने में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाटी समुदाय को एसटी दर्जा देने को लेकर अधिसूचना जारी की। इसके बाद गिरिपार इलाके के लोगों को प्रदेश सरकार की अधिसूचना का इंतजार था, लेकिन अब यह इंतजार भी खत्म हो गया है। लंबे इंतजार के बाद 1 जनवरी 2024 को गिरिपार इलाके के लोगों को एसटी दर्जा देने के लिए सरकार ने मंजूरी दी। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की गई है। इस दौरान प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने गिरिपार इलाके के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उद्योग मंत्री ने भाजपा पर इस मामले में राजनीति करने का भी आरोप लगाया।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हमेशा से ट्रांसगिरी व गिरिपार के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के पक्ष में थी। उन्होंने कहा कि पूर्व की वीरभद्र सरकार के दौरान उन्होंने खुद भी सदन में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का था। उन्होंने कहा कि लिहाजा प्रदेश सरकार को केंद्र के आदेशों को जस का तस लागू करना था, लेकिन केंद्र से आई अधिसूचना में त्रुटि के कारण प्रदेश सरकार हिमाचल में केंद्र की अधिसूचना को लागू नहीं कर पाए। ऐसे में प्रदेश सरकार ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा था। इसके बाद जैसे ही केंद्र से स्पष्टीकरण आया तो प्रदेश सरकार ने बिना देरी के हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा देने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। श्री चौहान ने भारतीय जनता पार्टी पर पूरे प्रकरण में राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को भी इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। गौरतलब है कि बीते कल यानी 31 दिसंबर 2023 रविवार को हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने पावटा साहिब में पत्रकार वार्ता कर खुलासा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने हाटी मामले पर केंद्र सरकार से जो स्पष्टीकरण मांगा था, केंद्र ने उसका जवाब सरकार को भेज दिया है। उसके बाद से ही राजनीतिक सुगबुगाहट भी तेज हो गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कहने लगे कि प्रदेश सरकार ने 24 घंटे में लागू करने की बात कही है, तो उसे लागू करना चाहिए और उन्हें कांग्रेस सरकार पर भरोसा है कि वह जो कहती है वो करती है। उल्लेखनीय है कि एसटी दर्जा देने की मांग को लेकर हाटी समुदाय के लोग लंबे अंतराल से आंदोलन कर रहे थे। अधिसूचना जारी होने के बाद इस आंदोलन के खत्म होने की भी संभावना है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।